Start now. Today's subject is section 438 of CRPC. 438 of CRPC ये एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बोलता है. एंटीसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट बेल भी बोलते हैं. उसको ये भी बोलते हैं कि फॉर एप्रीहेंडिंग द अरेस्ट तो प्रोटेक्शन चाहिए हमें कोर्ट से. तो 438 CRPC is about an anticipatory bail. If you read section 438, there are 3 parts to it. The part speaks about that who has the power to give the grant the bail. तो एंटीसिपेटरी बेल 2 कोर्ट में अप्लाई होता है. एक तो हाई कोर्ट और एक सेशन कोर्ट में. फर्स्ट सेशन कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे. हो सकता है कि सेशन कोर्ट में आपका बेल रिजेक्ट हुआ हो और फिर हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हुआ हो. उस समय आप क्या करोगे? देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. वहां एंटीसिपेटरी बेल नहीं फाइल करते हैं, वहां SLP फाइल करते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन. तो वहां पर उसमें जो भी आपको रिलीफ होगा वो मिलेगा. तो इट इज बेसिकली प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्शन होता है जो हम सेशन कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं. एंटीसिपेटरी बेल का एक और विशेषता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में होती है. क्या बेलेबल ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल होती है? नो. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही आपको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी है. बेलेबल ऑफेंस में तो पुलिस भी बेल दे सकती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट भी दे सकता है. ये ध्यान रखिएगा. दिस इज वन थिंग. नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें 43 इयर्स तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं था, क्योंकि जो CRPC का जो प्रोविजन था ना वहां से ओमिट कर दिया गया था. मेरे अपने एक फ्रेंड थे जो वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों किया. तो ही गेव अ वेरी गुड रीजन कि वहां पर बहुत रैम्पेंट बोलते हैं ना, इतना मतलब ऑफेंसेस होते थे, इतना क्राइम था कि मतलब बहुत ये था. तो उन्होंने फिर वहां से वो मतलब 43 इयर्स नहीं था तो वहां पर है ना रिट फाइल करते थे वहां पर, यहाँ पर हाई कोर्ट में. तो स्टे ऑन अरेस्ट बोलते थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में करते थे या लखनऊ बेंच में करते थे. तो 438 CRPC अभी लेकिन वहां पर रिस्टोर हो गया उत्तर प्रदेश में. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो गवर्नमेंट होती है उसको कोई सेक्शन ओमिट करने का भी अधिकार है. दिस इज वन थिंग. ये हो गया. तो उत्तर प्रदेश का ये चीज बहुत लोग को पता नहीं होगा. तो मैं लकीली इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी तो मुझे थोड़ा सा पता था. मैम इट वाज स्टॉप ड्यूरिंग इमरजेंसी. We will talk later during the question session about this. Okay. And अभी एंटीसिपेटरी बेल मोस्टली कौन से मैटर्स में लिया जाता है? तो मैं आपको बोलूंगी कि जो पॉपुलर है आजकल या पहले भी, तो वो फैमिली मैटर्स में, डेट इज 498 मैटर्स में. ये बहुत ही पॉपुलर है कि 498 मैटर्स में मतलब एंटीसिपेटरी लेने जाते हैं, क्योंकि वो फैमिली डिस्प्यूट है, नॉर्मली मिल जाता है. बट देयर इज वन जजमेंट जिसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, एंड दैट वन जजमेंट आई हैव कार्व्ड आउट फॉर यू. दैट इज मयंक पाठक वर्सेस स्टेट. ये जो एक जजमेंट है इसमें वाइफ को उन्होंने बहुत बीट किया था, एंड उसका जो प्रेगनेंसी था वो भी उसका बच्चा, शी लॉस्ट हर चाइल्ड आल्सो. मतलब उसका जो प्रेगनेंसी था होम में वो भी शी लॉस्ट है. तो उसको बहुत ब्लीडिंग हुई थी, तो शी कुड नॉट सेव हर प्रेगनेंसी. इन दैट केस मतलब 498A में भी बेल रिजेक्ट हुआ था. दिस इज वन केस. तो समटाइम पॉसिबिलिटी होती है कि 498 में बेल मिलता है और कई बार हमें लगता है कि ऐसे कैसे, क्योंकि नॉर्मली द सिचुएशन इज कि फैमिली मैटर से अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी सेटल, तो बेल मिल जाता है. बट दिस इज वन केस आई फाउंड व्हाइल स्टडिंग. अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब बोलूंगी कि एट्रोसिटीज एक्ट होता है जिसमें जातिवाचक आपने किसी को मतलब अब्यूज कर दिया गया है. तो एट्रोसिटी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, ऐसे राइट बिल्कुल नहीं मिलती है. सेक्शन 18 है जिससे इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है. एट्रोसिटी SC/ST एक्ट बोलते हैं जिसको पॉपुलरली. तो एट्रोसिटीज एक्ट में नहीं मिलती है. और ये अमेंडमेंट्स हुआ है ईयर 2020 में, मतलब अभी की बात है, जनवरी फरवरी की. इस पे बहुत देश में बवाल भी मचा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, बट अल्टीमेटली इट वाज रीस्टोर्ड और एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है. बट ऐसा है कि एंटीसिपेटरी मिलेगी नहीं. तो अगर आप उसको जजमेंट को रीड करोगे, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यू विल फाइंड कि अगर प्राइमा फेसी आप केस, यू कैन मेक आउट द केस फॉर एंटीसिपेटरी बेल, यू विल स्टिल बी ग्रांटेड बेल. लेकिन जो एक्ट है वो एक्सक्लूड करता है. तो एट्रोसिटी एक्ट का आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, ऐसा राइट नहीं मिलेगा. अदरवाइज 438 CRPC उत्तर प्रदेश में जो मैंने कहा ओमिट किया वो भी अब निकल गया. तो ऐसा राइट सब जगह मिलता है.
दिस इज वन थिंग. नाउ अगर हम एंटीसिपेटरी बेल का मैटर आर्ग्यू कर रहे हैं तो कैसे करना है या हाउ टू ड्राफ्ट, आई विल टेल इफ आई कम टू ड्राफ्टिंग. तो ड्राफ्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको मैटर में क्या क्या चीजें बतानी है. वन पॉसिबिलिटी एज वी डिस्कस, इट मे बी अ फैमिली मैटर और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट. फैमिली मैटर बिटवीन ब्रदर सिस्टर्स, सन एंड फादर भी हो सकता है, या बिटवीन रिलेटिव्स भी हो सकता है. फैमिली मैटर्स, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है. अनदर पॉसिबिलिटी इज कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है नेचुरली, तो उसमें मोस्टली बेल मिल जाता है. एक्सेप्ट मैंने बोला केसेस, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिफिकल्ट होता है कि जिसमें वो औरत ने अपना बच्चा खो दिया था एंड एलिगेशंस वर वेरी स्ट्रॉन्ग. एक और सिविल नेचर के मैटर्स होते हैं. कई बार ऐसे होते हैं कि आपने किसी को पैसे दिए, वो सिविल मैटर है, आपने कुछ इंटरेस्ट पे पैसे दिए एंड ही कुड नॉट पे बैक, देन व्हाट विल हैपन इन दोस केसेस? इट इज अ सिविल डिस्प्यूट, ऑलवेज रिमेंबर. फिर भी चीटिंग का एलिमेंट आ गया 420 का. इन दोस केसेस ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सिविल, आपको वो कोर्ट के सामने लाना बहुत ही जरूरी है. अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट बोलेगा जो चीटिंग का एलिमेंट है, अमाउंट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज, एफआईआर तभी लॉज होगा. कभी छोटे अमाउंट के लिए भी होता है तो उस समय तो मैटर सेटल हो जाता है, बट अमाउंट इज वेरी बिग. इन दोस केसेस एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको बताना है कि चीटिंग का एलिमेंट है, बट अगर सिविल नेचर का डिस्प्यूट है तो देयर इज अ डिले, मे बी उसके पास पैसे नहीं. जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, पॉसिबिलिटी कि किसी ने किसी को प्रॉमिस करा है कि आई विल पे इन 3 months योर मनी, लेकिन उन्होंने वो नहीं पे किया, तो इट विल कम अंडर सिविल नेचर का डिस्प्यूट है. देयर इज वन जजमेंट, गौरी शंकर पोद्दार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इसमें कहा था प्रिंसिपल मैटर्स ऑफ सिविल नेचर. दिस इज वन, ये आप रीड कर लीजिए. सी दिस जजमेंट मे नॉट अप्लाई टू यू योर केस, बट रिमेंबर वन थिंग, यू कैन ऑलवेज गेट द मटेरियल कि कौन से ग्राउंड्स पे डिस्कशन हुआ था. आपको जजमेंट इसलिए नहीं कभी देखना उसमें हारा कौन है, जीता कौन, उसमें बेल है. You have to always see the judgments because you get a material discussion from what happened. This is one thing. Then इससे रिलेटेड एक छोटा सा और चीज है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है बहुत समय. अब कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है कि आपने कुछ बिजनेस किया है, या आपने कुछ मशीन खरीद ली है, या आपने कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं, यू आर अनेबल टू पे. इन दो, अरे मेरे को इसके अंदर करना है, इसके अंदर तो मेरे को रोज होता है कि मैटर या कमर्शियल ट्रांजैक्शन, मेक पार्ट पेमेंट, देन कोर्ट में अलाउ यू एंटीसिपेटरी बेल, और यू हैव टू शो योर बोनाफाइड, आई एम रेडी टू पे द मनी. दिस इज वन थिंग. तो जो इसमें एक छोटा सा केस मैं बताना चाहूंगी, राकेश बोराड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. नाउ आफ्टर दिस विल कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो काफी मतलब उसमें बहस हुई थी गुजरात हाई कोर्ट में भी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी काफी बहस हुई थी. भद्रेश बिपिन भाई सेठ SHETH वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. दिस इज वन मैटर. इसमें सेशन कोर्ट में उसको लड़के को बेल दे दी थी. वो जो लड़की है वो आगे कंप्लेनेंट होगी, वो गई थी आगे हाई कोर्ट में, एंड गुजरात हाई कोर्ट वाज प्लीज टू उसका कैंसिल कर दिया था बेल. एंड वहां से बात खत्म नहीं हुई, भद्रेश गए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में फॉर्चुनेटली ही गॉट दी बेल. पर इसमें जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है वो सिबिया के, गुरुबख्श सिबिया का जो जजमेंट है उसको भी कवर करती है. दैट इज वन, वो बोलते हैं ना, वो किंग ऑफ दी ये है एंटीसिपेटरी बेल के जजमेंट्स है. तो सिबिया का जो जजमेंट है वो इसमें भी डिस्कस किया गया है. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा वो था एक डिले, और बहुत सारी चीजें थी इसमें. पहले जो भद्रेश के केस में 506 पार्ट 2 पे मतलब कंप्लेंट दर्ज हुई थी, और उसके बाद उसमें 376 डाला गया था. मे बी प्रॉमिस किया होगा मैरिज का और मैरिज ने किया, ऐसी चीजें होगी, बट 376 का डाला गया. एंड देयर आफ्टर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल देते वक्त बहुत सारे गाइडलाइंस दिए कि क्यों बेल देनी चाहिए. उसमें बहुत सारी चीजें बोली. फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एंटीसिपेटरी बेल, वन इज फॉल्स केस है क्या आपको. दिस इज नाउ दिस विल अप्लाई टू योर केसेस व्हाइल ड्राफ्टिंग द एंटीसिपेटरी बेल, वेदर इट वाज अ फॉल्स केस, फ्रिवलेस केस, ये आपको बताना है. कभी कभी झूठा केस भी होता है. यू मस्ट बी हैविंग सम डॉक्यूमेंट्स और सम विटनेसेस टू शो दैट.
देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी फैमिली डिस्प्यूट, मैंने बोला। फिर कॉनाइवेंस बिटवीन द आईओ एंड द कंप्लेनेंट, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसी होती है कि सामने वाले की पहचान होती है फिरियादी यानी कंप्लेनेंट की, investigation officer, that connivance also you can bring on record. Always remember this, connivance between the police authorities and the complainant. Then the gravity of the charge. अब ऐसे नहीं है कि किसी के 20,000 बाकी है और कंप्लेंट और एफआईआर लॉन्च हो गई। The gravity of the charge should be, it may be 1 crore, 2 crores or maybe 10 lakhs also, but gravity of the charge, क्या reason है, कैसे fraud किया गया। There is a possibility you pay money to somebody and he said कि मैं वापस इसको repay कर दूंगा, he is unable to pay। तो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस भी देखते हैं कि द इंटेंशन ऑफ चीटिंग इज वाज फ्रॉम इंसेप्शन और नॉट, दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर। देन एग्जैक्ट रोल ऑफ द एक्यूज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी 3-4 लोग हैं, जैसे एक आदमी ने कंपनी बनाई है, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसके फादर है। अब आया तो यही आदमी था पैसे लेने या कंपनी की तरफ से, then you cannot involve mother father. The role of the accused is also very important. There may be 80 years old man who has nothing to do with business, but he is a director. That is also one point you can always take by discussing and arguing the anticipatory bail. Civil in nature and commercial transaction बता दिया है। इसको एक डिटेल और एक चीज है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस से जैसे अभी सुशांत सिंह केस में भी ईडी में चल रहा है, बात हो रही है। देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस ये होता है कि वो कुछ करोड़ पे इस पे होता है, इस अमाउंट के ऊपर होता है, तो वो हर स्टेट का अलग भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इकोनॉमिक ऑफेंस में ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे बिल्डर चीट करता है बहुत सारे लोगों को, दैट टाइम ऑल्सो वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेंट लॉन्च होती है। दिस इज वन थिंग यू शुड रिमेंबर। देन कुछ आईपीसी सेक्शंस है, सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल हमें पता होने से काम नहीं चलेगा। देयर आर सम आईपीसी सेक्शन जो हमेशा रिपीट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 490 ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं। देयर इज वन सेक्शन 149, जैसे कुछ 10 लोग मिले हुए हैं, मे बी आंदोलन है, कुछ भी है, तो 149 होता है आईपीसी का कि अनलॉफुल असेंबली। रिमेंबर अनलॉफुल असेंबली में ऐसा होता है कि कई बार बहुत लोग वहां खड़े हैं और 2 लोग के बीच में झगड़ा हुआ, बट दी कंप्लेंट उन पूरे 10 लोगों पे हो गई, तो 149 में तो आपके अक्यूज को कहीं अंदर नहीं लिया, अंदर लेने का ये कंप्लेंट नहीं लॉन्च हुई है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। देन 34 होता है कि 34 में एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन कॉमन कॉनाइवेंस, जैसे 34 बहुत लोगों ने मिलके पीट डाला, 324 है, 326 है, 4-5 लोग, तो 34 भी लगेगा। तो 34 में देखिए आपका जो अक्यूज है, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर और ही वाज जस्ट विद देम, उसने उसका रोल क्या है। एनी केस, तो जो भी केस होगा उसमें देखिए व्हाट इज द रोल एट्रीब्यूटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स इन द एफआईआर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस इज वन थिंग। एक और सेक्शन है 114 अबेटर, जो गुनाह को बोलते हैं ना, अभी कोई पीट रहा है तो बोला अरे पीटिए, तो पूरा मतलब वो बोलते हैं ना एक्टिव रोल है, तो अबेटर का भी रोल होता है, वो भी दिखाई जाता है। और ये सब आपको जब आप कंप्लेनेंट के लिए, दैट टाइम आल्सो यू शुड सी कि कंप्लेनेंट के लिए हम लोग है, तब भी आपको ये पॉइंट देखना है। दैट टाइम ऑफ कोर्स यू आर अपोजिंग द एंटीसिपेटरी बेल, तो वो ध्यान रखिएगा। एक और केस है कि जस्टिस नलावड़े का, कई बार एंटीसिपेटरी बेल में ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि मतलब डेट पे डेट लेते हैं, आर्ग्यू नहीं करते, क्योंकि इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाता है, इससे एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, पुलिस का रिपोर्ट अवेटेड है, तो कोर्ट आपको इंटरिम प्रोटेक्शन टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देता है। तो कुछ लोग के ऐसी टैक्टिक्स होती है, इफ यू आर फॉर द कंप्लेंट ऑलवेज वॉच फॉर दिस, वो लोग इंटरिम प्रोटेक्शन बताते रहते हैं, कभी वकील बीमार है, कभी अक्यूज से इंस्ट्रक्शन नहीं है। दिस इज वन केस फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, रमेश मानिक पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस में था वो लॉयर आर्ग्यू ही नहीं कर रहे थे मैटर, और एडजमेंट पे एडजमेंट ले रहे थे। जस्टिस टीवी नलावड़े का मैटर है ये, तो ही वाज नॉट आर्ग्यूइंग, शी वाज नॉट आर्ग्यूइंग, तो उन्होंने फिर मतलब स्ट्रिक्चर पास किया और ऑफ कोर्स रिजेक्ट ही हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि आप कंप्लेनेंट के लिए, सामने वाला इंटरिम प्रोटेक्शन लेके मैटर साल भर चला रहा है हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, लंबी लंबी डेटें रह रहा है, तो उसमें मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। जस्टिस इज नॉट गिवन टू द कंप्लेनेंट इन दोज केसेस, तो यू शुड ब्रिंग दिस पॉइंट्स टू द कोर्ट्स, या प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके ध्यान में ही लाना बहुत जरूरी है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसके बिना एंटीसिपेटरी बेल का मतलब बोलते हैं ना प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। इट इज अ वेरी रिसेंट जजमेंट ऑफ 2020, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली।
5 बेंच जजमेंट है ये। दिस वन 5 बेंच जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रीजन, क्योंकि ये एक ऐसा जजमेंट है जिसने बोला, ऐसा नहीं कि इसके पहले भी गुरुबख्श में बोला गया है कि जो आपका जो एंटीसिपेटरी बेल है, वंस ग्रांटेड बाय द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और मे बी सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी मिलता है, 136 में आपको रिलीफ मिलता है, तो वहां से आपको एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, इट इज टिल द एंड ऑफ द ट्रायल, अनलेस स्पेसिफिकली बोला है कि इट इज फॉर 90 डेज, इट इज टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, व्हिच हैपेंस इन रेयर केस। तो दिस इज वन जजमेंट कि आपके अक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है, तो एक बार आपने एंटीसिपेटरी बेल का बेल बॉन्ड्स भर दिए हैं, उनकी खानापूर्ति कर दी इधर इन द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट, you need not reapply. See, there is a possibility this judgment is not known to many. उसके बाद कोविड के सिचुएशन आ गया, तो सुशीला अग्रवाल जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 5 बेंच जजमेंट है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। और ये जजमेंट इतना अच्छा है कि आप इफ यू रीड इट यू विल गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम द 1980 है गुरुबख्श सीबिया का जो जजमेंट है वो भी आपको इसमें मिलेगा, और इसमें एवरीथिंग इज डिस्कस। और वो जो भद्रेश का जजमेंट है, देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि कई बार एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, तो कैन आई गो फॉर फाइलिंग एंटीसिपेटरी बेल? यस, 438 कभी ऐसा नहीं बोलता है कि प्रेसिडेंट जो कंडीशन होती है कि एफआईआर शुड बी लॉन्च। एक जस्टिस कानड़े का जजमेंट भी है महाराष्ट्र का, आई थिंक विक्रम आहूजा वर्सेस स्टेट, इट इज नॉट रिपोर्टेड, उसमें 72 आवर्स का नोटिस दिया था कि अगर इन केस अरेस्ट होता है, 72 आवर्स मीन्स 24x3 3 दिन का नोटिस मिला कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एफआईआर अरेस्ट नहीं, लेकिन पुलिस बुला रही है, एक्यूज को डर लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज फाइल एन एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इन द एप्रीहेंशन ऑफ द अरेस्ट। एंटीसिपेटरी का मतलब ही होता है कि एंटीसिपेशन ऑफ द अरेस्ट, दैट टाइम इट इज पॉसिबली है कि आप ये भी फाइल कर सकते हैं। कई बार एक ऐसे भी जजमेंट जिसे 1 वीक का भी मिला है, तो गुरुबख्श सीबिया का जो जजमेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का, उसमें भी ये डिस्कस किया गया है, लेकिन लेटेस्ट जो जजमेंट है वो मतलब मैंने बताया वही कि सुशीला अग्रवाल का है, जिसमें सारी बातें डिस्कस की गई है। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, MC अब्राहम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज वेरी रेयर जजमेंट, मतलब इतना इसको कोर्ट नहीं किया गया है, ये साइट भी नहीं किया जाता ज्यादा, लेकिन इसको ध्यान इसलिए रखना है, MC अब्राहम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ईयर 2003, इसमें ABI रिजेक्ट हो गया। सपोज एन ABI इज रिजेक्टेड, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया, तो आप क्या करोगे? समटाइम क्लाइंट बोलता है नहीं हमको अभी नहीं जाना है, इज इट मस्ट कि एंटीसिपेटरी बेल अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्या करेंगे? एक्यूज को अरेस्ट करेंगे? इट इज नॉट मैंडेटरी। फॉर दिस व्हाट विल कम टू अवर एड, Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014. This one judgment, those who are doing criminal practice should know it. The reason behind it, क्योंकि ये judgment भी power of arrest of the police under section 41 CRPC के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करता है, and this judgment you can read with this judgment. बहुत लोग को ये गलतफहमी है कि 498 के लिए अर्नेश कुमार का जजमेंट अप्लाई होता है। नो, इट इज अ जजमेंट विच सेज एनी ऑफेंस इन विच द पनिशमेंट इज अप टू 7 years. दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अर्नेश कुमार का जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के नहीं, पावर ऑफ द पुलिस टू अरेस्ट, तो वो एंटीसिपेटरी बेल में अप्लाई नहीं होगा, बट व्हेन योर एंटीसिपेटरी बेल इज रिजेक्टेड, तो MC अब्राहम यही कहता है कि इट इज नॉट ए कंपल्सरी। So this is one judgment you should know, MC Abraham versus State of Maharashtra. I'm repeating the judgment. Anticipatory bail reject होने का chances होता है, उस समय client को बताना कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। That time you can quote this judgment before the police as well, and कि जरूरी नहीं, and with this judgment you can again approach the honorable high court या जो भी कोर्ट जहां से आपको anticipatory bail refuse हुआ है। तो अर्नेश कुमार भी आपको पढ़ना है एंटीसिपेटरी में। एक और जजमेंट है सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज वन जजमेंट डिलीवर्ड बाय वन ऑफ माय फेवरेट जज जस्टिस दलवीर भंडारी जी, जो इस समय इंटरनेशनल कोर्ट में है, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो उन्होंने लिखा है जजमेंट, और ये बहुत डिटेल में लिखा है, काइंडली रीड दिस जजमेंट। इसमें बोला है कि पर्सनल जो लिबर्टी होती है ना इंसान की, वो हम उसे छीन नहीं सकते। दिस इज वन जजमेंट आफ्टर, मुझे लगता है मनिका गांधी, जिसमें पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी बात किया गया है। तो पर्सनल लिबर्टी किसी की भी आप छीन नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दिस इज वन वेरी मतलब बहुत बड़ा जजमेंट है। महाराष्ट्र में एक पॉलिटिशियन थे, कुछ इलेक्शन पे झगड़ा हो गया था,
एंड एफआईआर वाज लॉज और ये मैटर वहां तक आगे गया, उनका एंटीसिपेटरी सेशन कोर्ट हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज किया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि पर्सनल लिबर्टी को भी आपको ध्यान में रखना है whenever you are discussing the anticipatory bail or arguing before the honorable high court or before the session court, always remember this कि आप पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी बात करेंगे। वाई पर्सनल लिबर्टी? क्योंकि अगर वो केस बाद में फॉल्स हो गया, साबित हुआ एंड दी कंप्लेनेंट पे मतलब बोलते हैं कि उसने झूठा केस दायर किया, ऐसे समय में अक्यूज का तो बहुत नुकसान होगा, उसको ह्यूमिलेशन है, वो डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है पॉसिबली, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है डिफेमेशन का केस फाइल करने में बाद में, क्योंकि उनका नुकसान तो हो चुका है। तो दिस केस स्पीक्स अबाउट इट। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है कि सिद्धराम म्हात्रे का केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो भी, और इसमें भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। दिस इज वन केस आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू रीड। और सुशीला अग्रवाल तो लैंडमार्क जजमेंट हो गया, भद्रेश जी का भी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट हो गया। तो दिस इज व्हाट सम अप टू मतलब 438 सीआरपीसी। 438 सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था, मैं फिर रिपीट करती हूँ कि दिस इज वन जजमेंट जिसमें आपको बोला गया है कि 438 में पहला तो 3 सबसेक्शन है। एक बोलता है कि कौन से इसमें आप बेल किस कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को। दूसरा बोलता है कौन से कंडीशंस पे। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट 438 में, दैट इज वन की जो पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट कर लेता है उसको वारंट की जरूरत नहीं है प्री अरेस्ट बेल में, लेकिन वो प्री अरेस्ट बेल अगर क्लाइंट के पास है तो उसको बेल पे छोड़ना होगा। और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां उन्होंने कॉग्नाइजेंस लिया और आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है, रिमेंबर दिस, आई एम रिपीटिंग 438(3) क्या बोलता है, अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कॉग्नाइजेंस लिया है और आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है तो मैजिस्ट्रेट कैन नॉट हैज टू इशू बेलेबल वारंट, नॉट इवन नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट आपको, और फिर वो आपको बेल पर छोड़ेंगे। तो 438(3) भी बहुत डीप है। तो सेक्शन इटसेल्फ मैं बोलूंगी कि आपको 438 सीआरपीसी या बेल बॉन्ड के जितने भी सेक्शन है, चैप्टर 33 है, तो वो बिल्कुल पढ़िएगा, इट विल हेल्प यू सीआरपीसी का, और ये आपको एक बोलते ना पूरा नॉलेज देगा। तो विद दिस आई हैव समड अप द एंटीसिपेटरी बेल का जो भी मटेरियल था, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रीड दिस जजमेंट्स आई एम श्योर आपको एंटीसिपेटरी बेल आर्ग्यू करने में भी तकलीफ नहीं होगी, whether you are from the complainant side or whether you are from the accused side. So with this I will sum up this कि 438 CRPC is very important section, those who are doing the criminal practice, और जो आज के जजमेंट बोले try to read it not from the point of view कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिला, but you should know the knowledge, क्योंकि बेल जैसे बोलते ना बेल ये क्रिमिनल प्रैक्टिस का ब्रीथ है, वो श्वास है, आपको रोज ये काम पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा।